वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप सेवेंथ क्लास के ये 5वें चैप्टर, 6th क्लास और अन्य 7th क्लास के 4 चैप्टर हो चुके हैं। कहीं भी अगर जीके जीएस में ज्योग्राफी पूछा जाता है तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट किताब माना जाता है। तो एनसीईआरटी को आप गहनता से ज़रूर पढ़ें। तो चलिए हमारे साथ हम अंडरलाइनिंग करते जाएंगे, आप कीवर्ड लिखते चलें। जो फैक्ट है, जितने भी एनसीईआरटी में फैक्ट हैं उन सबको संग्रहित कर लेते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है जल। कहा जाता है थलशाला। थलशाला उसको बोलेंगे जो कि यह छोटा घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता है, मतलब ये आंगन है, जिसको क्या बोला जाता है, थलशाला कहा जाता है। मतलब जहाँ पे गमले रखे जाते हैं उसे हम थलशाला कहते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपको मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा में भरे गड्ढों में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादल के रूप में ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम एवं सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर, समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, तो क्या किस रूप में जल नीचे गिरता है? वर्षा के रूप में, हिम माने बर्फ़ के रूप में, और सहिम यानी समुद्रों में वृष्टि के रूप में, वृष्टि यानी बारिश के रूप में। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों और वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। जल का विभिन्न परिदृश्यों में, जैसे चाहे स्थल मंडल हो, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों में जल के विभिन्न रूपों का चक्रण जल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। अब यह किस तरीके से होता है, किन किन क्रियाओं द्वारा होता है, वो आगे है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, मतलब पौधे का घर है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता होगा। अमेजन नदी आपको पता है कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जल चक्र किस तरीके से होता है? जल चक्र को यहाँ पे ये सारे चीज़ आपको लिखने चाहिए। जैसे जल चक्र में मान लेते हैं समुंदर से, तो समुंदर से बाष्पीकरण हुआ, बाष्पीकरण से संघनन होकर बादल का निर्माण किया। यहाँ पे ये बादल है, बादल का निर्माण किया। बादल से वर्षण हुआ और वर्षण जो है अपवाह नदियों के द्वारा, अपवाह उसको बोलते हैं, अपवाह तंत्र के द्वारा, नदियों के द्वारा फिर से वो समुद्र में गया और फिर ये इस तरीके से एक चक्र का निर्माण हुआ, जिसे हम क्या कहेंगे? जल चक्र कहेंगे। आगे एक थलशाला का यहाँ एग्जाम्पल्स दिया गया है, हम लोग पढ़ते चलते हैं। ये क्रम आपको ध्यान आ गया होगा। बाष्पीकरण, संघनन, बाष्पीकरण से संघनन, संघनन से बादल बना, बादल से वर्षा हुआ, वर्षा से अपवाह तंत्र के द्वारा फिर से समुद्र में गया, फिर से ये चक्र के रूप में। एक बड़े जार के एक चौड़ाई वाले भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे छोटे पौधे व्यवस्थित करें। इससे जल की फुहार छिड़क जार को बंद कर दें। पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। मतलब यहाँ से इसके ढक्कन से, इसके चारों तरफ से जल की बूंदें गिरेगी, क्योंकि ये पत्तियां जो होती है इस जल को वाष्प के तौर पे परिवर्तित कर देती है। हाँ, लवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, ताल यानी तालाब, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक, नमक को ही हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? नमक है। सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? नमक है। इसी के वजह से महासागरों का जल, समुद्रों का जल नमकीन लगता है और उसी समुद्र के जल से। अब यहाँ पे बहुत सारे जल के स्रोत हैं जो कि आपको एक क्रम में चित्र के अनुसार लिखते चलने हैं। ठीक है,
तो देखिए आपको ये चित्र पहले भी विश्व का मैप हम लोग बता चुके हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा नदियाँ हैं वो चीज़ समझते जाइए और बगल में लिखते जाइएगा। जैसे यहाँ पे एक क्या है, कोरल सागर है। कोरल सागर किससे सटा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से सटा हुआ कौन सा सागर है? कोरल सागर है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, तो ये किससे सटा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बगल में है। वहीं डार्लिंग नदी, ऐसे इसको डार्लिंग नहीं डर्लिंग नदी कहेंगे, तो डर्लिंग नदी भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। डर्लिंग नदी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो डर्लिंग नदी लिख के आप ऑस्ट्रेलिया लिख दीजिएगा, आप और शून्य कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आगे चीन में, ये जो चीन है, चीन में एक नदी है जिसको हांगही नाम है। क्या है ये? हांगही नदी कहाँ है? चीन में है। हांगही नदी कहाँ है? चीन में है। चीन के सटा हुआ जो कर्क रेखा के ऊपर है उसको हम बोलते हैं पूर्वी चीनी सागर। पूर्वी चीनी सागर चीन के सटा हुआ कर्क रेखा के ऊपर है, और दक्षिणी चीनी सागर ये कर्क रेखा के नीचे है। याद रखें, कर्क रेखा के नीचे जो है वो दक्षिणी चीनी सागर है, और जो कर्क रेखा के ऊपर का सागर है उसे हम पूर्वी चीनी सागर कहते हैं। और ये दोनों किससे सटा हुआ है? प्रशांत महासागर से सटा हुआ है, तथा ये चीन के आगे है। आपको ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चाइना में भी बहती है और भारत में भी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी ये भारत में ही केवल बहती है और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है। आगे यहाँ पे ये जो तीन तरफ से क्या है, जमीन है और बीच में गड्ढे में बहुत बड़ा जलाशय है, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ये नीचे जो पूरा क्षेत्र है, जैसे ये प्रशांत महासागर है, वैसे ही ये नीचे का क्षेत्र जो है, भारत के नीचे का क्षेत्र, ये हिंद महासागर है। और मात्र यह महासागर है जो किसी देश के नाम पे इसका नामकरण किया गया है, हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर किया गया है। भारत के बगल में जो एक सागर है इस तीन तरफ से, भारत और अफ्रीका से, वो है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। अरब सागर के बाद आपको यहाँ मिल रहा होगा एक और सागर। अरब सागर के बाद कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। ये यूरोप और एशिया से संबंधित है। बीच में है एक क्या? काला सागर। कौन सा है? काला सागर। काला सागर। और एक क्या है यहाँ पे? लाल सागर, जो कि ये एशिया और अफ्रीका के बीच में कह सकते हैं कि कौन सा सागर है? कौन सा सागर? लाल सागर। यहाँ पे एक है कौन सा? भूमध्य सागर, जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक सागर है जिसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। यहाँ पे यूरोप में एक नदी है दानुबी नदी। यूरोप महादेश में एक नदी है, कौन सा नदी? दानुबी नदी। यहाँ पे और भी आपको मिलेंगे, जैसे विक्टोरिया झील, ये भी एक जल स्रोत है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश में है, बहुत फेमस झील है विक्टोरिया झील। एक है कांगो नदी। कौन सा नदी? कांगो नदी। ये भी कहाँ है? ये है अफ्रीका महादेश में। ये आपका अफ्रीका महादेश हो गया। ठीक है। और एक है ऑरेंज नदी। ये कौन सा नदी? ऑरेंज नदी। ये भी कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है। और नील नदी जो कि सबसे लंबी नदी है, नील नदी, ये भी कहाँ है? अफ्रीका में है। तो ये सब जल स्रोत के बारे में केवल इसमें चर्चा हो रही है। ठीक है। ये सब लिखते चलें और बगल में आप संकेत दे दें ताकि आपको पता चले कि मैप में ये कहाँ है। ठीक है। आगे एक है नाइजर नदी। नाइजर नदी ये भी अफ्रीका में है। नाइजर नदी, ये जो आपको नदी दिख रहा है, नाइजर नदी अफ्रीका में है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ऊपर एक सागर, आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर ये उत्तरी ध्रुव की तरफ है। और एक है दक्षिणी अटलांटिक सागर, जो कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। ऐसे एक दक्षिणी महासागर भी बोला जाता है। दक्षिण में सबसे अटलांटिक के बगल में जो है उसको दक्षिणी महासागर। तो जो विषुवत रेखा के ऊपर का अटलांटिक है उसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, और जो विषुवत रेखा के नीचे का अटलांटिक है उसको बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। आगे हम लोग बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में आपको एक है ग्रेट बियर झील। ये जो बगल में झील दिख रहा है ये है ग्रेट बियर झील। और एक है ग्रेट स्लैब झील, ये जो छोटा सा दिख रहा है ये है ग्रेट स्लेब झील। तो ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेब झील ये कहाँ पे है? ये है उत्तरी अमेरिका में। विनीपेग झील, विनीपेग झील भी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। सुपीरियर झील कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में।
ह्यूरन झील कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद है सॉल्ट लेक सिटी, ये भी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। एक है मिसिसिपी नदी कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका में। तो ये सभी वो जल स्रोत हैं जो बड़े बड़े जल स्रोत हैं। एक है कैरिबियन सागर, जो कि कहाँ है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में है। कौन सा सागर? कैरिबियन सागर। एक है अमेजन नदी, जो सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है, वो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। कौन सा है? अमेजन नदी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रशांत महासागर, ये चूंकि गोल है तो यहीं प्रशांत महासागर का आधा हिस्सा इस मैप में उधर से दिखाया जाता है। तो आपने देख लिए होंगे। इस मैप को आप 2-3 बार देख लें, ठीक है, ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर देख लें, ठीक है। इस हिस्से का और इस हिस्से का, आप 3 हिस्से में इस मैप को ध्यान रख सकते हैं। एक हिस्से में आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के सारे सागर और झील को याद कर लें। दूसरे हिस्से में आप अफ्रीका और यूरोप के सारे झील और महासागर नदियों को याद कर लें। और तीसरे हिस्से में आप एशिया और ऑस्ट्रेलिया को याद कर लें, तो इससे आपको आसान होगी याद करने में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहता है लवणता, अगर 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा जो होती है वो लवणता कहलाती है। 1 केजी जल में जितने ग्राम नमक की मात्रा होती है उसे को क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। औसतन लवणता कितना है? 35 प्रति 1000 ग्राम, मतलब 35 ग्राम औसत लवणता है। कितने में? प्रति 1000 प्रति किलो 35 ग्राम नमक मिलता है। 1 किलो जल में 35 ग्राम नमक मिलता है। आगे है जल के वितरण के बारे में देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल है। कितना भाग? 3/4 भाग। प्रतिशत में कहीं कहीं 71% इसको लिखते हैं, ठीक है। क्या है? जल से ढका हुआ है। यह धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में वितरण को समझते हैं। ये वाला तालिका याद कर लें। महासागर में कितना % है? 97 कुल जल का 97.3% महासागर में है। बर्फ छत्रक के रूप में कितना है? 2%। ध्रुवों पे बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और हिमालय पर्वतों पे भूमिगत जल के तौर पे कितना है? 0.68%। ये आप लिखते चलें, ये डाटा आपसे पूछ सकता है। झीलों में अलवन जल झील में कितना है? 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील कितना है? 0.009%। यानी शुद्ध जल का झील और लवणीय जल का झील का दोनों क्या है? सेम है। वायुमंडल कितना है वायुमंडल में? तो वायुमंडल में बहुत कम 0.001% मात्र है। और नदियों में क्या है? नदियों में तो सबसे कम है, फिर भी बाढ़ आ जाती है इतनी बड़ी बड़ी नदियों में। 0.0001% है। और ऐसे करके हमारा लगभग 100% जल का वितरण है। तो जल का वितरण आप समझ गए होंगे कहाँ कहाँ है। महासागर में, बर्फ छत्रक के रूप में, भूमिगत रूप में, अलवन झील में, नमकीन झील में, वायुमंडल में, नदियों में, और यही सब का कुछ हिस्सा जो है भूमिगत है, ठीक है। मतलब ये भूमिगत तो दिया हुआ ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है इजराइल के मृत सागर में, इजराइल में मृत सागर है। कौन सा सागर? मृत सागर, जिसकी लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा है। 340 मतलब करीब करीब पावर से ऊपर ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पल्लव करते हैं, मतलब वो छहला जाते हैं। पल्लव करने का मतलब छहला जाते हैं। किस सागर में? मृत सागर में, जो कि कहाँ है? इजराइल में। क्योंकि नमक की अधिकता से इसे सघन बना देता है और इसका घनत्व बढ़ा देता है, इसलिए इसमें कोई भी जो तैराक होते हैं वो क्या हो जाते हैं? छहला जाते हैं। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 12 चम्मच जल माप कर एक कटोरे में रखें तो आपको 9 चम्मच जो होगा वो बर्फ छत्रक के रूप में शुद्ध जल है, 2 चम्मच जो है भौम जल है, आधा चम्मच जो है वो लवण जल है और लवणीय झील वाला है, और आधा चम्मच जो है वो झील वाला है, और 1 बूंद नदियों में है।
मात्र 1 बूंद जल नदियों में मिलेगा। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने से हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। संसाधन उसे कहते हैं जिसका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, और बहुमूल्य जिसकी कीमत नहीं लगा जा सके। तो जल की हम कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं, ये बहुमूल्य है। यहाँ पे पेपर के कुछ कटिंग दिए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है द वाटर यू ड्रिंक, जो जल आप पीते हैं वो कितना गंदा हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी मेजर, मेजर माने बहुत विशाल, रिवर इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, मतलब बहुत सारे जो नदियां हैं, बड़े नदियां हैं, वो सूखे के कगार पे हैं। गंगा अमॉन्ग 10 डेइंग रिवर, मतलब गंगा भी उन 10 खतरनाक रिवरों में, प्रदूषित रिवरों में सम्मिलित है। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में पीने के कार्य में, यानी जल है तो जीवन है। जल संरक्षण के लिए कुछ विधियां अपने घर में और स्कूल में ये हम लोग सोच सकते हैं। ठीक, कम से कम जल का उपयोग करेंगे, जल को सुरक्षित रखेंगे। आगे, महासागरीय परिसंचरण। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू ठंड, पुलीन बोलते हैं उसके समुद्री तट के जो अवक्षेप होते हैं उसको बोलते हैं पुलीन। ठीक है, पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु की लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। तालाब एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागर जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गति को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: तरंग गति, ज्वार भाटा गति और धाराओं की गति। ठीक है, 3 टाइप की महासागरीय जल की गतियां होती है। तो महासागरीय जलीय गति, महासागरीय गतियां कितने होती है? 3 होती है। महासागरीय गतियां कितनी होती है? 3 होती है। तरंग गति, ज्वार भाटा की गति और धाराएं की गति। आपको याद रखना चाहिए कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। यहाँ पे प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं, जो कि दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपका पुलीन है। पुलीन मतलब जो अवक्षेप समुद्र द्वारा लाए गए हैं उससे बना हुआ तट। आगे हम लोग बात कर लेते हैं तरंगे। जब समुद्र सतह पर पवनें बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवनें बहती है तरंगे उत्पन्न, मतलब तरंग जो उत्पन्न होती है, समुद्री तरंगे जो उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है? पवन की वजह से। पवन यानी वायु की वजह से। समुद्री तरंगे किसकी वजह से उत्पन्न होती है? समुद्र तरंगे वो पवन की वजह से, वायु की वजह से। तो जितना ज़्यादा वायु तेज बहेगी उतना ज़्यादा तरंग उत्पन्न होगा। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाता है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे? तरंगों के पास गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतहों पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं, जैसा कि ये आपको दिख रहा है तरंग। आगे, सुनामी एक जापानी शब्द है। सुनामी एक जापानी शब्द है, याद रखें, ये पूछा जाता है सुनामी कैसा शब्द है? जापानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या? पोताश्रय तरंगे। क्या होता है? पोताश्रय तरंगे। और पोताश्रय नष्ट हो जाता है क्योंकि सुनामी आने से जो पोताश्रय होता है, पोत माने होता है नाव, जल वाले नाव को, जहाज को पोत कहते हैं, और आश्रय मतलब जल के नाव को आश्रय देने वाले जगह को क्या बोलते हैं? पोताश्रय। और उसको नष्ट करने वाले को बोलते हैं पोताश्रय तरंगे। आगे है, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक जल की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है। तो जो उठती है उसे ज्वारीय तरंगें, ज्वारीय तरंगें, एक होता है तरंग का उठना, जल का उठना, क्या कहलाता है? ज्वारीय तरंग। ये लगभग कितना उठ सकती है? 15 मीटर तक। 15 मीटर, जो आपका एक महला बनता है वो 3.5 मीटर मात्र रहता है, मतलब 15 मीटर का मतलब 5 महला इतना दूर तक तरंग उठ सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर नापा गया है। कितना मीटर? 150 मीटर नापा गया है।
ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट डूब गया था। किसके बाद? 2004 में सुनामी आया था, उसके बाद अंडमान निकोबार जो कि हमारा द्वीप समूह है उसका एक जगह का नाम था इंदिरा पॉइंट, जो कि डूब गया था। कौन? 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। उस सुनामी का आंखों देखा हाल यहाँ लिखा गया है। पृथ्वी का तांडव सुनामी 26 दिसंबर को वो आया था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आया था। कहाँ आया था? वो जो जिसमें डूब गया, हिंद महासागर में वो सुनामी आया था। सुनामी तरंगों का पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का निर्माण थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा में था। मतलब इसका, चूँकि समुद्री भूकंप के कारण ही सुनामी आती है, तो इसका जो अधिकेंद्र था, अधिकेंद्र मतलब जहाँ पे वो उत्पन्न हुआ था वो कहाँ था? सुमात्रा के पश्चिमी सीमा में ये उत्पन्न हुआ था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी गई। ठीक है, क्योंकि रिएक्टर पैमाने पे भूकंप को मापा जाता है, तो वो जो 2004 वाला सुनामी था वो सुमात्रा जगह पे के पश्चिमी सीमा पे 9 रिएक्टर का भूकंप था। 6 के बाद 5 के बाद ही वो खतरनाक हो जाता है, तो ये 9 था। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी, इस कारण यह भूकंप आया था। महासागरीय कौन सा प्लेट धंसने से? भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने से ये भूकंप आया था। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के समुद्र तटों में जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुरी दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हुई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक गहराई तक गई, जिसका परिणाम स्वरूप 10,000 से अधिक लोग मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। चूँकि भारत का जो निचला हिस्सा है, नीचे हिंद महासागर और इसी में आया, तो इधर से लेके केरल से लेके इधर आंध्र प्रदेश तक पूरा का पूरा प्रभावित हो गया। ठीक है, और 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई 2004 26 दिसंबर 2004 को। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। यहाँ पे वो दिख रहा है, ये सुनामी का जो जल उठते हुए आया और उसके बाद का ये जो नज़ारा है तमिलनाडु का, देख रहे हैं रोड पे या मकान उकान किस हाल में है, पूरी तरह से डूब चुकी है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई थी, वह पिछले कई सौ वर्षों में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण एवं आरंभिक चेतावनी की प्रणाली एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों को जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से गति आती है, जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। आगे है ज्वार भाटा।
दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो ज्वार भाटा दिन में कितनी बार आता है? 2 बार आता है। ज्वार भाटा प्रत्येक दिन 2 बार आता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब वो अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाता है, तट से पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये समुंदर है इस तरफ और ये तट है, तो ज्वार के समय ये सबसे ज़्यादा दूर आएगा और भाटा के समय ये पीछे चला जाएगा, तो ये ज्वार कहलाएगा, और ये पीछे चला गया तो ये भाटा कहलाएगा। अब ये कैसे आता है? ये लघु ज्वार भाटा कब आता है? ये देखिए, लघु ज्वार भाटा तब आता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और इन दोनों तीनों के बीच 90 डिग्री समकोण पर होता है। तो ये कैसा ज्वार भाटा आता है? लघु ज्वार भाटा आता है। और जब ये एक दूसरे के बिल्कुल ठीक एक दिशा में होता है, संरेख में होता है, तब कैसा ज्वार भाटा आता है? तब जो ज्वार भाटा आता है वो बृहत ज्वार भाटा आता है। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी संरेख हो तो बृहत ज्वार भाटा आएगी, और जब लंबवत हो तो लघु ज्वार भाटा आएगी, और जब चंद्रमा पीछे चला जाता है तब भी क्या आ जाता है? तब भी बृहत ज्वार भाटा आता है। यहाँ पे देख रहे हैं उस वक्त ताकत ज़्यादा हो जाता है, समुद्र को ज़्यादा खींचने लगता है चांद और सूरज मिलके, परंतु इस कंडीशंस में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, किसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण? शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण। तो किसके किसके? सूर्य और चंद्रमा के। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है। बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के से जल आकर्षित होती है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य एवं चंद्रमा के एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे यानी सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस दिन आता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। सबसे बड़ा ज्वार भाटा किस दिन आता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। जो सबसे तो बृहत ज्वार किस दिन आता है? तो वो आता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत कार्य करता है और महासागरीय जल के परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आते हैं। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो निम्न ज्वार भाटा आता है, ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद होती है। तो ये याद रखें, उच्च ज्वार किस किस चीज़ में मदद करता है? तो नाव चलाने में, नौ संचालन में, और मछली पकड़ने के लिए कौन सा ज्वार भाटा मदद करती है? उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरा बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। अतः पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मछलियां ज़्यादा पकड़ी जाएगी। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो इसका ज्वार भाटे का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए। आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महासागरीय धाराएं। एक बाल्टी को नल के पानी में 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें, दूसरी ओर फ्रिज से निकले बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया को देखें तो आपको दिखेगा कि किस प्रकार से ये महासागरीय धाराएं चलती है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। विषुवत रेखा भी उसको बोलते हैं। तो गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है? भूमध्य रेखा के निकट एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के उष्ण कटिबंध एवं निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं हैं। ये कैसा धाराएं हैं? शीत मतलब
ठंड, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम ये क्या है, गर्म जल धाराएं हैं, ठीक है। तो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं कैसा जल धारा है, शीत जल धारा। और गल्फ स्ट्रीम कैसा है, गर्म जल धारा। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, इस बार बीपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन इससे पूछा गया था लगातार। महासागरीय धाराएं किस क्षेत्र की तापमान को प्रभावित करती है? गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहा जाता है। मत्स्यन क्षेत्र, तो जहां पे उसको क्या, कौन सा क्षेत्र कहते हैं, मत्स्यन क्षेत्र। जहां गर्म और शीतल जलधाराएं मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, मत्स्यन क्षेत्र बोलते हैं। जहां गर्म और शीतल जलधाराएं मिलती है उसे हम कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, मत्स्यन क्षेत्र बोलते हैं। याद रखें, मत्स्यन क्षेत्र, वहां मछलियां ज़्यादा पाई जाएगी। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट में इसके कुछ उदाहरण हैं। अब यहाँ पे आप जो लाल हिस्सा दिख रहा है इसमें वो क्या है, वो आपका गर्म जलधाराएं हैं, और जो ये ब्लू वाला आ रहा है ये आपका शीतल जलधाराएं हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे उन जलधाराओं के नाम लिखते चलें कि कौन गर्म है और कौन शीतल है। तो पहले हम शीतल वाले को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जलधाराएं आपको दिख रहा होगा, क्या है, ओयासियो धारा। कौन सा धारा, ओयासियो धारा, ठीक है। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है ये, ठीक है। ओयासियो धारा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन है, ओयासियो धारा। ओयासियो धारा कैसा है, ठंडी जलधारा, किसकी, प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा का क्या नाम है, ओयासियो धारा। ओयासियो धारा जो कि उत्तर दिशा से आ रही है। आगे दूसरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन है, वो है लेब्राडोर धारा, ठीक है। अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा कौन है, लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर धारा। आगे यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा कैलिफोर्निया धारा। कौन सा है, कैलिफोर्निया धारा। ये तीनों के तीनों क्या था, ये ठंडी जलधारा था। लेब्राडोर धारा, कैलिफोर्निया धारा, और एक इधर आपको क्या मिला, ये मिला ओयासियो धारा। ये तीनों ठंडी जलधारा है, ठीक है। इस यहाँ पे एक और ठंडी जलधारा आपको दिख रहा होगा, ये है कैनरीज धारा। तो कैनरीज और लेब्राडोर किसकी है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। लेब्राडोर और कैनरीज अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया और ओयासियो ये क्या है, प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दक्षिणी महासागर में जो जलधारा आ रही है ये पश्चिमी वायु प्रवाह के कारण। एक है हम्बोल्ट पेरू धारा, ये भी ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट पेरू धारा या हम्बोल्टल धारा, ये भी ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये क्या है, ठंडी जल धारा है। आगे यहाँ पे आपको ठंडी जलधारा दिख रहा होगा वेनेजुएला धारा। वेनेजुएला धारा भी कैसी है, ठंडी जलधारा है। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा फॉल्कलैंड धारा, ये भी ठंडी जलधारा है। तो ये वाला जो है वो किसका है, हम्बोल्ट पेरू धारा, ये प्रशांत महासागर की है। और फॉल्कलैंड धारा और वेनेजुएला धारा ये किसकी है, ये अटलांटिक महासागर की है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है। आगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, ये भी ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये कैसी धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, ये भी ठंडी जलधारा है। ये हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है, हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है। अब हम लोग गर्म जलधाराओं को देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्यूरेशिया धारा। क्यूरेशिया धारा ये प्रशांत महासागर की कैसा है, गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा। क्यूरेशिया धारा ये प्रशांत महासागर की गर्म धारा है, क्यूरेशिया धारा। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा हिंद महासागर के वक्त ओगेलॉस धारा। क्या है, ओगेलॉस धारा। ओगेलॉस धारा ये किसकी है, ये है हिंद महासागर की गर्म जलधारा। चूंकि विषुवत रेखा से जो भी आ रही है वो क्या है, गर्म जलधाराएं हैं। ओगेलॉस धारा ये क्या है,
गर्म जलधारा। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा ब्राजीलियन धारा, ब्राजीलियन धारा ये भी गर्म जलधारा है। किसकी? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा ब्राजीलियन जलधारा। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा इक्वाडोर, इक्वाडोर विपरीत धारा, इक्वाडोर विपरीत धारा ये भी कैसा है? ये भी गर्म जलधारा है। ठीक है। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा ये भी क्या है? गर्म जलधारा है। और एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गल्फ स्ट्रीम, ये भी क्या है? गर्म जलधारा है। और चाहे गल्फ स्ट्रीम हो, उत्तरी विषुवतीय धारा हो, इक्वाडोर विपरीत धारा हो, ब्राजीलियन धारा हो, ये सभी जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं कहलाएगी। ओगलास जो धारा जो है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा कहलाएगी। और क्यूरोसियो धारा जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कहलाएगी। यहाँ पे आगे आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ और धाराएं, गर्म जलधाराएं, जैसे यहाँ पे विषुवतीय विपरीत धारा। ठीक है। उत्तरी विषुवतीय धारा, ये दक्षिणी विषुवतीय धारा, ये सभी क्या है? विषुवतीय धारा जो भी होता है वो सब क्या होता है? वो सब के सब होता है गर्म जल धारा। यहाँ पे एक और भी आपको दिख रहा होगा अलास्का धारा। अलास्का धारा क्या है? गर्म जल धारा। किसकी? प्रशांत महासागर की अलास्का जलधारा गर्म जलधारा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे ये ब्लू वाला शीत धारा और इसको कोसान धारा या मतलब गर्म जलधारा को और किस नाम से जानते हैं? कोसन धारा के नाम से जानते हैं। गर्म जलधारा को कोसन धारा के नाम से जानते हैं। गर्म जलधारा को क्या बोलते हैं? गर्म धारा को कोसन धारा के नाम से जानते हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होता है। तो आगे है वर्षण क्या है? तो वर्षा होने की क्रिया को वर्षण कहते हैं। जल चक्र क्या है? तो विभिन्न जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल में जल का जो प्रवाह होता है उसी को हम जल चक्र कहते हैं। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वो हैं गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वीय भूकंप और पवन की गति। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो वो है पवन, तरंग और ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? ये ज्वार भाटा समुद्र के जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। महासागरीय धाराएं क्या है? तो महासागरीय जल जो होती है वो गतिशील होती है। वायु की गति के कारण महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है जो कि विषुवत रेखा से जितनी भी चलने वाली पवनें होती है वो गर्म होती है, तो उसके साथ बहने वाली जो जल होती है वो गर्म जल धाराएं होती है। और ध्रुवों से आने वाली जितनी भी जल धाराएं होती है वो ठंडे जलधारा, शीत जलधारा कहलाती है। समुद्र जल नमकीन क्यों होता है? क्योंकि सभी लवण, पूरे स्थलीय लवण धीरे धीरे इकट्ठा होकर समुद्र में जमा हो जाते हैं, जिससे समुद्र में लवणता बढ़ जाती है, जिससे समुद्र क्या हो जाता है? नमकीन हो जाता है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो जाना, जल का प्रदूषण से, जल में कचरे मिल जाने से। आगे है वह प्रक्रम जिससे जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल और स्थल में चलता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जल चक्र कहते हैं। सामान्य गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है कहाँ पे? तो वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल धाराएं का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। आगे यहाँ पे है कैस्पियन सागर कहाँ है? या कैस्पियन सागर ये एक विशालतम झील है। ज्वार भाटा ये उतार चढ़ाव होता है। सुनामी ये तीव्र भूकंपी तरंगे हैं, कह सकते हैं, तरंगों के कारण ही है सुनामी। महासागरीय धाराएं ये निश्चित मार्ग में प्रवाहित होती है। आगे है जासूस बनिए। यहाँ पे आपको एक अति बड़ा सा क्वेश्चंस दिया गया है, इसमें खोजना है जो जो चीज़ बोला गया है उसको चीज़ को। तो इस तरीके से यह पार्ट समाप्त हुआ। आशा है कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा और इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो धाराओं वाला है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बने रहें पायनियर स्टडी के साथ।